हाँ, हेलो। अभी मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर बताने की कोशिश करूँगा। जब कभी भी आप ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लिखते हो तो रिपोर्ट में आपको वो वैल्यूज़ आपको समझ में नहीं आती, लेकिन आज मैं कुछ आपको नॉर्मल वैल्यूज़ बताने की कोशिश करूँगा ताकि इसको अगर आप समझ लें तो आपको ब्लड रिपोर्ट पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। और ब्लड की आप क्या कर सकते हो, जब भी आप टेस्टिंग हुई, ब्लड टेस्ट कर रहे हो या बायोकेमिस्ट्री टेस्ट है, उसका हेमाटोलॉजिस्ट है, तो हम इस सीबीसी टेस्ट हो गया या कई सारे जो हमको टेस्ट लिख के देते हैं, तो उसको हम समझें कैसे, तो मैं आपको बताने की बताने की कोशिश करूँगा। तो सेलेक्टेड नॉर्मल रेंजेस इन हेमाटोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, सेलेक्टेड नॉर्मल रेंजेस इन हेमाटोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, एग्जामिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स की मैं आपको नॉर्मल वैल्यू बताने की कोशिश करूँगा। लाइक सबसे पहले हम जाते हैं हेमाटोलॉजी पे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ ब्लड। अगर आप अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हेमाटोलॉजी पढ़ रहे थे सारा, यानी ब्लड की हम लोग प्रॉपर्ली स्टडी कर रहे थे। अब इसमें सबसे पहले हमने एक फैक्टर देखा था, सबसे पहले दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मेल में नॉर्मल रेंजेस की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल रेंज मेल में 13.5 टू 18 ग्राम्स परसेंट। ग्राम परसेंट का मतलब ये होता है कि 13.5 टू 18 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड में होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का, अगर किसी आदमी का अगर मैं 100 ml ब्लड निकालूं, ठीक है, तो वो मेल है तो उसमें 13.5 टू 18 ग्राम्स पर 100 ml। 100 ml में 13.5 टू 18 ग्राम्स क्या होना चाहिए, इसमें हीमोग्लोबिन रेंज होना चाहिए। वही बात हम लोग करते हैं फीमेल में। फीमेल में 11.0 टू 16 ग्राम पर 100 ml होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखो कि अगर ये वैल्यू कम होगी तो वो पर्सन को क्या हो जाएगा, एनीमिया। एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, मतलब आयरन की कमी। ठीक है, अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो चिल्ड्रन तो वेराइज फ्रॉम एजेस के साथ, मतलब जैसे जैसे एज के हो गए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल तक जो भी है, ये अलग अलग आपको रेंजेस मिलेंगे। तो 11.0 टू 16.5 ग्राम पर 100 ml चिल्ड्रंस में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अब बात करेंगे न्यू बॉर्न की। अगर न्यू बॉर्न का अगर ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें 16.5 टू 19.5 ग्राम्स परसेंट क्या होना चाहिए, हेमोग्लोबिन होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग ने एक और बात इसके पहले ही मैंने बोला था, ASR के ऊपर बहुत बात कर चुकी है। तो ASR कितना होना चाहिए, 0 टू 15 mm पर आवर होना चाहिए। ठीक है, फिर अभी हम जाते हैं WBC काउंट पर। RBC में और एक जो सेल्स है हमारे पास क्या है, जो WBC। अब WBC के बारे में हम लोग फोकस करेंगे, तो जिसको ल्यूकोसाइट्स बोलेंगे। WBC काउंट जो है मेल एंड फीमेल में 4000 टू 10,000 पर क्यूबिक mm होना चाहिए। अभी पर क्यूबिक mm का जो रेशियो है, ठीक है, तो वो एक स्लाइड आती है, वो स्लाइड के थ्रू जब टेस्टिंग होती है, हेमाटोलॉजिस्ट उसको टेस्ट करते हैं, तो उसका मतलब उसमें 4000 से 10,000 पर क्यूबिक mm आपके क्या होना चाहिए, WBC काउंट होना चाहिए। प्लेटलेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाना, डेंगू जैसी बीमारी है उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी जो बीमारियाँ है उसमें प्लेटलेट्स कम, क्योंकि प्लेटलेट्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि ब्लड का क्लॉटिंग हो सके। इसमें मतलब कैसा है, जहाँ पर चोट लगी है एक्शन, तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे कि करीब करीब 2 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक mm आपके प्लेटलेट काउंट होने चाहिए। फिर और एक बात मैं आपको बताऊंगा कि RBC काउंट पे आते हैं। हम RBC के ऊपर बहुत फोकस किया, लेकिन RBC काउंट इन मेल में मैं बात करूँगा 4.5 टू 6.5 मिलियंस RBC पर क्यूबिक mm होना चाहिए। मिलियंस RBC पर क्यूबिक mm, इसलिए मैंने आपको बोला कि मोस्ट कॉमन सेल है। सॉरी, अगर मैं फीमेल की बात करूँ, ठीक है, इसकी फीमेल की तो 3.7 टू 5.6 मिलियन RBC पर क्यूबिक mm होना चाहिए। चिल्ड्रन में RBC काउंट की बात करेंगे तो 4.0 टू 5.1 मिलियन RBC पर क्यूबिक mm होना चाहिए। ठीक है, और फिर चिल्ड्रन की बात आती है तो एज के हिसाब से उसमें वेराइज मतलब चेंजेस आ सकते हैं। रेटिकुलोसाइट्स, मैंने आपको रेटिकुलोसाइट्स के बारे में बताया था कि RBC का न्यूक्लियस थ्रोन आउट किया गया है, लेकिन उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब तक है वो एक रेटिकुलोसाइट है। ठीक है, वो रेटिकुलोसाइट 0.2 टू 2.0% मिलेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब रेंजेस आपको नीट के एग्जाम में बहुत काम आएंगे। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान देना। ये सारे नॉर्मल रेंजेस हैं। और फिर अभी
डिफरेंशिएशन काउंट में अभी हमारे पास अलग अलग टाइप के हमारे पास ल्यूकोसाइट्स हैं। इसमें सबसे पहले होगा बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो बेसिक डाई से स्टेन होंगे, दैट्स वाई इसको बोला गया है बेसोफिल्स। तो ये 0.0 to 1% के बीच में होना चाहिए। इज़िनोफिल्स ये बेसिकली ये WBC ही है, दैट इज ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, श्वेत रक्तकण। तो इज़िनोफिल्स ये 1 to 6% होना चाहिए। लिम्फोसाइट्स 35 to 45% होना चाहिए, क्योंकि WBC काउंट आपने यहाँ पर देखा है 4000 से 10,000, उसमें से ये जो सेल्स हैं, ठीक है, उसमें से ये जो WBC सेल्स हैं इन सब का परसेंटेज दिया गया। इज़िनोफिल्स को एसिडोफिल भी बोला जाता है, जो कि एसिड डाई से स्टेन होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 1 to 6% होना चाहिए। लिम्फोसाइट्स वो 35 to 45% होना चाहिए। मोनोसाइट्स ये 2 to 10% होना चाहिए। और न्यूट्रोफिल्स जो न्यूट्रोफिल कोई भी डाई से स्टेन नहीं होगी, दैट इज 40 to 75% होना चाहिए। ये सारा हेमाटोलॉजी रेंज है। जब कभी भी आप ब्लड टेस्ट करोगे तो ये आपको रेंजेस, जब आपको क्या करोगे आप देखोगे तो तब जाके आपको ब्लड रिपोर्ट समझ में आएगी कि हेमाटोलॉजिस्ट की स्टडी में मतलब आपके ब्लड टेस्ट में क्या क्या लिखा गया। इसमें से अगर कोई कम ज़्यादा हो गया तो उसके हिसाब से आपको क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो कहीं ना कहीं से उसको बॉडी में क्या करना पड़ेगा, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसमें डॉक्टर्स आपकी बड़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात है, एक और रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बायोकेमिस्ट्री रेंज, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री, बायो लिविंग केमिस्ट्री इनसाइड हमारे बॉडी के अंदर जो केमिस्ट्री चल रही है, ठीक है। बेसिकली मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि बायोकेमिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली केमिस्ट्री। इसमें आप सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुगर टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे ब्लड शुगर फास्टिंग का। फास्टिंग का मतलब ये होता है कि खाना खाने के पहले का खाली पेट, ठीक है। तो जब आपने फूड नहीं लिया तो उस समय में अगर मैं बात करूं कि अगर मैं किसी व्यक्ति का 100 ml ब्लड निकालता हूं तो उसमें शुगर होना चाहिए 60 to 110 मिलीग्राम पर 100 ml। मतलब 100 ml ब्लड में 60 से 110 mg क्या होना चाहिए, शुगर होना चाहिए। ये फास्टिंग है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब डाइट लेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिसको हम लोग बोलेंगे इंसुलिन। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो पैनक्रियास के बीटा सेल्स बनाते हैं। और इंसुलिन की वजह से एक्चुअली जो है ब्लड, इंसुलिन की वजह से जो शुगर जो वो सेल के अंदर मतलब क्या हो जाता है, इनसाइड में चला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा भी हम लोग देखेंगे ब्लड यूरिया। ब्लड में यूरिया का लेवल, यूरिया एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, मतलब एक टॉक्सिन है हमारे बॉडी का। और हम लोग यूरोडेलिक एनिमल्स में आते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे लिए यूरिया को बहुत जल्दी किसी न किसी तरीके से बॉडी से एलिमिनेट करना होगा यूरिन के थ्रू। जब यूरिया वाटर में डिजॉल्व होता है तब जाके वो क्या बनता है, यूरिन बनता है। तो उसका मतलब कैसा है कि अगर मैं बात करूं कि 1 ग्राम यूरिया को बॉडी के बाहर एलिमिनेट करने के लिए एटलीस्ट हमको 50 ml वाटर लगता है। ये समर के सीजन में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमको पानी पीना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि स्वेटिंग के थ्रू वाटर लॉस हो जाता है। लेकिन 1 ग्राम ऑफ यूरिया को बॉडी के बाहर एलिमिनेट करने के लिए आपको 50 ml वाटर लगेगा। कितना, 50 ml। तो ब्लड यूरिया, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू देखेंगे हम लोग 15 to 40 मिलीग्राम पर 100 ml, मतलब 15 to 40 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड में अगर आपको ब्लड में मिले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये नॉर्मल रेंज है। लेकिन अगर इसका रेंज बढ़ गया, ठीक है, रेंज बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा, यूरिन के थ्रू लॉस हो जाएगा। यूरिन में अगर आपको सबसे पहले यूरिन के थ्रू इसको लॉस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स है आपकी बॉडी में। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो अपना रोल प्ले करती है, उसका नाम क्या है, किडनी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेफ्रॉन इसको किसी भी तरह से एलिमिनेट करते हैं बॉडी की तरफ। अब एक और बात बोलूँगा, सीरम के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यूरिक एसिड हमारा लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है, लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस। तो इसका मतलब ये हमारी बॉडी में वैसे तो अगर हम देखेंगे यूरोडेलिक एनिमल्स में हम लोग देखेंगे कि 1 ग्राम यूरिक एसिड को बॉडी के बाहर निकालने के लिए एटलीस्ट हमको 10 ml वाटर लगता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में भी कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट में निकलता है, लेकिन नॉर्मल मेल वैल्यू में अगर बात करूँ 3 to 7.20
मिलीग्राम पर 100 ml, मतलब अगर मैं किसी मेल का, किसी आदमी का 100 ml ब्लड निकालता हूँ तो उसमें 3 to 7.0 मिलीग्राम उनको क्या मिलना चाहिए, यूरिक एसिड मिलना चाहिए सीरम में। सीरम के बारे में मैं समझा चुका हूँ, सीरम क्या होती है। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो 2.626 मिलीग्राम पर 100 ml। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, मैंने बोला ब्लड प्रोटीन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एल्ब्यूमिन का, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये समझाया कि एल्ब्यूमिन का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये ऑस्मोटिक कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है, ताकि ब्लड जो है वो आपके वेसल्स में रहता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड वेसल्स के बाहर चले जाएगा और आपके बॉडी में क्या होगा, कहीं ना कहीं वाटर का क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा और वो लिम्स में होता है। ठीक है, इसके लिए मेडिसिन में डाययूरेटिक ड्रग दिया जाता है। डाययूरेटिक ड्रग के थ्रू किडनी किसी भी तरह से बॉडी को क्या करती है, बॉडी से एलिमिनेट कर देती है। तो डाययूरेटिक ड्रग का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आगे आप पढ़ेंगे। लेकिन एल्ब्यूमिन यानी टोटल कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी आपको समझना पड़ेगा। अब ये हो गए हमारे लिपिड्स में आ गए, इसमें लिपिड्स। तो लिपिड्स में सबसे पहले टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे। अगर फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल है तो फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, 150 to 250 मिलीग्राम पर 100 ml होना चाहिए। 150 to 250 मिलीग्राम पर 100 ml। अगर किसी व्यक्ति का 100 ml अगर हम लोग ब्लड निकालेंगे, अगर वो फास्टिंग कंडीशन में है, ठीक है, तो 150 to 250 इट डिपेंड्स अपॉन कि अगर उसने कितना फूड लिया है और वो उसमें लिपिड रिच है या फैट रिच है, उसके हिसाब से वो वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, और एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है HDL। HDL मीन्स हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आपको कितना मिलेगा, 35 to 75 मिलीग्राम पर 100 ml। और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन 50 to 150 मिलीग्राम पर 100 ml। और एक और है ट्राइग्लिसराइड फास्टिंग 40 to 150 मिलीग्राम पर 100 ml। देखिए ये सारी रेंजेस तो सारी नॉर्मल रेंजेस है। अगर इसमें भी कभी आप कोई भी ब्लड, ये मेरा वीडियो देखने के बाद आप कोई भी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद ये रेंजेस में अगर आप इसको जाइए, अगर ये वैल्यूज़ अगर आपको बिल्कुल ऐसे सिमिलर मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन मेथड्स कौन सी यूज़ की गई है, अगर परफेक्टली मिलती है तो उसका मतलब क्या है कि आपकी ब्लड रिपोर्ट ठीक है। अगर इसमें कोई भी इम्बैलेंसिंग हो गया तो उस हिसाब से इसको डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, आपको सलाह देंगे। ठीक है, और मेरा सा एक छोटी सी कोशिश थी ये थी कि अभी हम लोग जो है हम बहुत सारे ब्लड टेस्टिंग के रिपोर्ट देखते हैं, मेट्रोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री की, लेकिन हमको उसमें कुछ समझता नहीं है। लेकिन मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। अगर आप ये देखोगे, सारी नॉर्मल रेंजेस मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है और आपको समझा दी गई है, और अगर आप इसको देखेंगे और समझेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।